हेलो बच्चों, आज हम फिर आ गए हैं इंग्लिश मीडियम सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर बनाने के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में। शायद याद होगा आप लोगों को, पिछले लेक्चर तक हम आपको हेनरीज लॉ के बारे में बताए थे और सबको अब तक मालूम हो चुका होगा कि हेनरीज लॉ क्या होता है। तो हेनरीज लॉ होता है किसी भी गैस को लिक्विड के अंदर अगर डिजोल्व करना है तो प्रेशर बढ़ाना होगा। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विच इज सॉल्युबल इन लिक्विड। और इसमें एक फॉर्मूला भी हमने दिया था, P = KHX। शायद यहीं तक हम पिछले लेक्चर को डिस्कस किए थे। तो P आपको पता है प्रेशर है गैस का, X गैस का मोल फ्रैक्शन है, उसका अमाउंट है, और K कांस्टेंट है, H मीन्स हेनरी कांस्टेंट। आपको बताए थे कि किसी भी गैस का ये वैल्यू KH का जो वैल्यू है वो फिक्स होता है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे ऑक्सीजन के लिए KH का वैल्यू अलग होगा, नाइट्रोजन के लिए इसका वैल्यू अलग होगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। और जिस गैस के लिए KH का वैल्यू जितना ज़्यादा होता है, KH का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा है ना, वो गैस उतना ही कम सोलुबल होगा कांस्टेंट प्रेशर पे। हाँ, अगर आप ज़्यादा सोलुबल बनाना चाहते हैं तो प्रेशर बढ़ाइए फिर, यानी कि जिस गैस के लिए KH का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा घुलाने के लिए हमको प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और जिस गैस के लिए KH का वैल्यू जितना कम होगा उसको सोलुबल करने के लिए प्रेशर कम लगाना पड़ेगा। मतलब जिस गैस के लिए KH का वैल्यू कम है वो कम ही प्रेशर दे देंगे ना तो गैस आराम से घुल सकता है। तो ये आपको है ना इस इक्वेशन के द्वारा पता चला। अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, वो डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले इसमें 2-3 चीज़ आपको बता देते हैं, उसके बाद हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आज आपको बताएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सॉल्यूशन चैप्टर का जो कहिए कि सबसे मेन चीज़ जो होता है ना वो हम डिस्कस करेंगे। वेपर प्रेशर, जिसके बिना इसके बाद जो भी टॉपिक है वो नहीं हो सकता है ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले इसमें 2-3 बातें हैं ना जो आपके सामने में लिखा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो पहले ही 2-3 बात को डिस्कस कर दें कि आखिर हेनरीज लॉ का क्या यूज़ हम लोगों के लाइफ में, इसका क्या ये एप्लीकेशन है। कोई पूछ देगा कि हेनरीज लॉ क्यों पढ़ते हैं, तो देखिए, तो हेनरीज लॉ क्या किससे रिलेटेड है? किसी भी गैस को लिक्विड में सोलुबल बनाने के लिए। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो गैस ज़्यादा सोलुबल होगा, प्रेशर कम होगा तो कम सोलुबल होगा। तो देखिए, आप पहला जो इसका यूज़ जो हम लोग जानते हैं वो सबको पता है कि जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या फिर जितने भी हम लोग जो सोडा वाटर यूज़ करते हैं, स्प्राइट, कोका कोला, थम्स अप, सब में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा होता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लो प्रेशर पर नहीं, हाई प्रेशर दे करके उस गैस को वाटर के अंदर कंप्रेस किया रहता है। इसीलिए पहला चीज़ तो आपको पता चल गया कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी सोडा वाटर में अगर ज़्यादा सॉल्युबल करना चाहते हैं, ज़्यादा घुलाना चाहते हैं, तो ज़्यादा प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे टू increase the solubility of carbon dioxide in soda water and कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स ले सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स, किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाने के लिए है ना, उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं। इसका मतलब हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन यहाँ पे हम लोग करते हैं। दूसरा जो इसका एप्लीकेशन, दूसरा यूज़ प्रेशर बढ़ा और घटा करके जो करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी पूछता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो डाइवर्स होता है, डाइवर्स का मतलब हम लोग गोताखोर को बोलते हैं। डाइवर्स जब डाइव करता है, गोताखोर जब समुद्र में गोता लगाता है, नीचे सर्च करने के लिए कुछ जाता है, तो देखते हैं ना वो अपने पीठ पर गैस का एक सिलेंडर बांधे रहता है, और उस गैस के सिलेंडर में थोड़ा सा हीलियम गैस भी मिलाया हुआ रहता है। जी, मेरा मतलब क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है कि भाई हीलियम गैस क्यों मिलाया जाता है, वाई हीलियम गैस इज यूज्ड बाय द डाइवर्स इन इट्स डाइविंग अपरेटस। जो अपने गैस का जो सिलेंडर होता है उसमें गोताखोर हीलियम गैस क्यों मिलाता है या क्यों मिलाकर रखता है, उसका क्या यूज़ है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि
ऑक्सीजन के अलावा उसमें हीलियम गैस भी रहता है। क्या ज़रूरत है हीलियम गैस का, चलिए देखते हैं, आपको समझा देते हैं। पहले देखिए, जब कोई डाइवर्स समुद्र के अंदर गोता लगाता है तो जैसे जैसे वो डेप्थ में जाता है, गहराई में जाता है, गहराई में जाने से क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। सबको पता है कि जितना ज़्यादा हम लोग डेप्थ में जाएंगे प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। और बॉडी के अंदर जब दबाव, बॉडी पर जब ज़्यादा दबाव पड़ता है तो दबाव पड़ने के कारण जो हमारा जो सेल्स है या टिश्यूज़ जो है ना, वो ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस को ब्लड के अंदर सोलबल कर देता है। क्योंकि हेनरीज लॉ क्या कहता है, अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो गैस ज़्यादा घुलेगा, ज़्यादा सोलबल होगा। तो प्रेशर जैसे जैसे नीचे जा रहा है प्रेशर बढ़ रहा है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से उसमें जो नाइट्रोजन गैस है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा घुल जाता है। और उसके बाद जब वो आदमी ऊपर आने लगता है, तो जब ऊपर आने लगता है तो प्रेशर घटने लगता है, और जब प्रेशर घटने लगता है तो जो नाइट्रोजन गैस ब्लड में घुल गया था वो फिर सेपरेट होने लगता है। और जब ब्लड से जब नाइट्रोजन गैस सेपरेट होने लगता है तो वो बुलबुला के रूप में, है ना, वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है फ्रोथ के फॉर्म में। तो जब वो बुलबुला के रूप में शरीर मैंने ब्लड से जब बाहर निकलने लगता है तो शरीर में, है ना, क्या होता है कि नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने लगती है बुलबुला के रूप में, जिसकी वजह से एक रोग, मतलब एक डिजीज क्रिएट हो जाता है। उस डिजीज़ को हम लोग बेंड्स के नाम से जानते हैं, याद रखना है, वेंड्स। और ये बेंड्स एक ऐसा डिजीज है जिसमें अगर नाइट्रोजन गैस की मात्रा अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाती है बुलबुला के रूप में, तो ये कभी कभी आदमी का डेथ भी हो जाता है। इसलिए इट्स अ वेरी डेंजरस, है ना, वेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ पर लिख देंगे। तो हम लोग क्या बोले कि हाँ, तो हम लोग उसमें हीलियम क्यों मिलाते हैं, तो हीलियम इसलिए मिलाते हैं ताकि नाइट्रोजन गैस ना ज़्यादा प्रेशर पर भी हीलियम गैस जो होता है वो ब्लड में सोलुबल नहीं होता है। हीलियम एक ऐसा गैस है जो हाई प्रेशर देने पर भी जल्दी ब्लड के साथ नहीं घुलता है, और जब घुलेगा नहीं तो दूसरे गैस को भी नहीं घुलने देगा, है ना, वो उसको रोक करके रखेगा, जिसकी वजह से ये, है ना, मोर सोलुबल नहीं हो पाता है। यहाँ पर लिख देते हैं टू decrease the solubility of nitrogen gas in blood inside the body some amount of helium gas is used। तो नाइट्रोजन गैस के कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए उसमें हम लोग हीलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं। क्यों हीलियम गैस क्यों इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज हीलियम गैस is less soluble in blood, ये ब्लड में कम सोलुबल होता है, एंड जिसकी वजह से क्या होता है, एंड प्रिवेंट्स फॉर कॉजिंग अ डिजीज कॉल्ड वेंड्स। और ये बेंड्स नाम का जो डिजीज है उसको होने से क्या करता है, रोकता है। तो वेंड्स क्या होता है ये तो हमने आप लोगों को डिस्कस कर दिया। तो पहला हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड के सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने में हम लोग हेनरी लॉ का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, नाइट्रोजन गैस की सॉल्युबिलिटी को घटाने में हम लोग हेनरी लॉ का इस्तेमाल करते हैं, यानी यहाँ पे यूज़ करते हैं। थर्ड जो इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, थर्ड एप्लीकेशन क्या है बच्चों? तो आपको पता है जो माउंटेनर्स होते हैं, जो है ना पर्वत पे, पहाड़ों पे ऊपर जो रहते हैं, या जो ऊंचाई के इलाके वाले जो क्षेत्र हैं उसमें जो रहते हैं, ग्राउंड लेवल के कंपैरिजन में, जैसे हम लोग क्या यहाँ क्या है, जो हम लोग यहाँ पे ग्राउंड लेवल कहने का मतलब है कि कम हाइट पे रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पहाड़ी क्षेत्रों पे ही घर बना करके रहते हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा हाइट पे रहते हैं।
तो हाइट होने की वजह सबको पता है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं, हाइट हम लोग का बढ़ता है तो प्रेशर घटता है, और जब प्रेशर घटता है तो ऑक्सीजन गैस जो हम लोग सांस के रूप में यहाँ पे लेते हैं उसकी मात्रा बॉडी के अंदर कम होने लगती है। बिकॉज प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन गैस ब्लड में ज़्यादा सोल्यूबल नहीं हो पाता है, इसलिए ऑक्सीजन वहाँ ज़्यादा मात्रा में नहीं पहुँच पाता है, और जिसकी वजह से फिर एक बॉडी के अंदर एक डिजीज़ क्रिएट हो जाता है जिसको हम लोग एनॉक्सिया के नाम से जानते हैं। कौन सा डिजीज़? एनॉक्सिया। अब एनॉक्सिया क्या है? एनॉक्सिया एक ऐसा डिजीज़ है जिसके वजह से आदमी को मेंटल प्रॉब्लम हो जाता है। मेंटल प्रॉब्लम कहने का मतलब उसकी सोचने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, और आदमी हमेशा अपने आप को वीकनेस फील करता है, कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि सांस लेने में इसको दिक्कत होने लगती है। यहाँ पर लिख देते हैं एप्लीकेशन हेनरीज लॉ का। तो ये क्या हुआ? प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन कम सोल्यूबल हुआ। लिख देते हैं फॉर मॉन्टेनर्स the solubility of oxygen gas decreases due to height, which also creates a disease disease called एनॉक्सिया। इसको हम लोग एनॉक्सिया के नाम से जानते हैं। और एनॉक्सिया एक ऐसा डिजीज़ है ना, जिसकी वजह से आदमी को मेंटल प्रॉब्लम एंड वीकनेस फील हो जाता है। तो चलिए इस तरह से हम लोग क्या देख रहे थे हेनरीज लॉ का यूज़, एप्लीकेशन देख लिए कि हेनरीज लॉ का यूज़ हम लोग अपने डेली लाइफ में क्या क्या करते हैं। प्रेशर घटने की वजह से क्या होता है, प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है। देखिए अलग अलग तरह का डिजीज़ क्रिएट हो जाता है। तो किसी में बेंड्स हो जाता है ना, प्रेशर नाइट्रोजन ज़्यादा घुल जाने की वजह से और ऑक्सीजन कम घुलने की वजह से देखिए एनॉक्सिया नाम का डिजीज़ क्रिएट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को इससे रिलेटेड कुछ जो यूज़ था वो तो हम लोग को देखने को मिल गया। हेनरीज लॉ क्या था जान गए, हेनरीज लॉ का क्या एप्लीकेशन ये जान गए। अब हम आपको बताए थे कि इसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखेंगे। जहाँ कहीं भी डाउट हो, डाउट को बिल्कुल पूछिए। और अब जो शुरू होने जा रहा है वो इस सॉल्यूशन चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू क्या, वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। तो चलिए वेपर प्रेशर क्या होता है पहले इसको समझा देते हैं जल्दी से, उसके बाद इसको लिखा देंगे डेफिनेशन। वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, देखिए अगर ये कोई बर्तन है, कंटेनर है, उसमें हम किसी लिक्विड को रख दिए, कोई भी लिक्विड, वाटर हो, मिल्क, कोई भी लिक्विड हो, और उसको ऊपर ढक्कन से हमने ढक दिया। तो जब देखते हैं क्या है कि जब हम किसी लिक्विड को इस कंटेनर में रखते हैं ना, तो देखते हैं क्या है कि लिक्विड जो है ना वो धीरे धीरे वेपोराइज होते हैं अपने आप, है ना। और कभी कभी ऐसा होगा कि हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वेपोराइजेशन का प्रोसेस हमेशा होता है, चाहे कोई भी लिक्विड है, किसी में ज़्यादा होगा किसी में कम होगा। तो ये वेपोराइज होने लगता है तो ये जो खाली जगह जो देख रहे हैं ना, इसमें वेपर्स की मात्रा बढ़ने लगती है, वेपर्स मॉलिक्यूल्स वहाँ पे जमा होने लगते हैं। और जब ढेर सारा वेपर्स मॉलिक्यूल जब आपस में जमा होने लगेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होने लगेंगे। और जब वेपर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होने लगते हैं तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, कंडेंसेशन। और जब कंडेंसेशन शुरू हो जाता है तो ये वेपर्स नहीं बल्कि लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। पहले स्टार्ट किया हुआ था वेपराइजेशन, लेकिन जब वेपर ज़्यादा हो गया तो क्या होने लगा, कंडेंसेशन। अब दोनों प्रोसेस शुरू हो गया, इधर से वो उधर से वो। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों का दोनों प्रोसेस जितना रेट से ई चल रहा था उतना ही रेट से ऊपर वाला भी हो जाएगा स्टार्ट। तो जब वेपराइजेशन और कंडेंसेशन का रेट दोनों का सेम हो जाता है जिस स्टेट पे जाके, उसी स्टेट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। याद रखना, इसी के लिए हम इसको डिस्कस किए थे। इक्विलिब्रियम स्टेट, द स्टेट एट विच द रेट ऑफ वेपराइजेशन एंड द रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम्स इक्वल। दोनों का रेट इक्वल हो जाता है
और जब इक्वल हो जाता है तो क्या होता है कि ना कोई लिक्विड वेपर में बदलता है, ना कोई वेपर लिक्विड में, एकदम रुकल है वहीं पे रुका हुआ रहता है। तो इसका मतलब है कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट आएगा तो बताइए जी, यहाँ वेपर रहेगा कि नहीं रहेगा, और लिक्विड भी रहेगा, दोनों का दोनों है। तो जितना वेपर यहाँ पे इस जमा हो गया इक्विलिब्रियम के टाइम में, बताओ ये क्या करेगा, वेपर इस लिक्विड पे प्रेशर लगाएगा। तो किसी भी वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पे जितना प्रेशर लगाया जाता है इक्विलिब्रियम के टाइम में, ये नहीं कि वेपराइजेशन हो ही रहा है यहाँ पे हम लोग मेजर कर लेंगे तो पता चला आप कुछ नापे हैं कुछ पता और थोड़ा देर के बाद बढ़ के हो गया कुछ और नहीं, इसलिए बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम आने देना है पहले। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, वेपर प्रेशर को लिखेंगे द प्रेशर exerted by the vapor, the pressure exerted by the vapor on the surface of liquid, on the surface of liquid कब बताइए, at the time of equilibrium, at the time of equilibrium is called vapor pressure, is called vapor pressure। तो जरा देख लेते हैं, लाइट चला गया है, चलिए ठीक है, is called vapor pressure। तो किसी भी कंटेनर में वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पे जितना प्रेशर क्रिएट होता है इक्विलिब्रियम के टाइम में, उसको हम लोग वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं, वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, चलिए देखेंगे। अब जब वेपर प्रेशर हम लोग को समझ में आ गया तो हम लोग एक ऐसा सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें दोनों का दोनों जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का दोनों लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और जब दोनों का दोनों लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो उसके वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। इसलिए आप लिख देते हैं, है ना, वेपर प्रेशर। एक चीज़ और आपको बता दें, अभी जो हमने आपको बताया कि द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। इक्विलिब्रियम के टाइम में जो वहाँ पे प्रेशर निकाला जाता है उसी को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। और एक चीज़ ये बात एकदम नोट कर लीजिए कि कोई भी लिक्विड होता है उसका अपना एक वेपर प्रेशर होता है, सारे लिक्विड का। लेकिन हाँ, अगर आप उस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए हम बोल देते हैं any liquid have its own vapor pressure and if the temperature of a liquid is increased then its vapor pressure also increased। अगर आप उस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो चलिए उसका क्या इफेक्ट होगा वेपर प्रेशर का, वहाँ हम लोग अभी देखेंगे। एक यहाँ पे सॉल्यूशन लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, है ना। हम लोग वैसे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का दोनों लिक्विड के फॉर्म में, दोनों का दोनों किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में। तो चलिए जैसे मान लीजिए वाटर और अल्कोहल है, चलिए एक एग्जांपल पहले लेते हैं। मान लिया यहाँ पे वाटर है और वाटर में अल्कोहल मिलाया गया है, तो आपको पता है अल्कोहल भी लिक्विड, वाटर भी लिक्विड। जब दोनों को मिक्स करके जब सॉल्यूशन बनाया है तो आपको पता है ना, वाटर भी वेपोराइज्ड होगा, अल्कोहल भी वेपोराइज्ड होगा, ये भी वेपर बनाएगा, ये भी वेपर बनाएगा। बताओ जी, अब यहाँ जो टोटल प्रेशर जो लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा, अल्कोहल के भी वजह से लगेगा और वाटर के भी वजह से लगेगा। लेकिन ज़्यादा किसका लगेगा, तो ज़्यादा प्रेशर उसी का लगेगा जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा, जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं
है ना, कि इफ़ अ सॉल्यूशन कंटेन्स बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द लिक्विड फॉर्म, देन द प्रेशर, पार्शियल प्रेशर क्रिएटेड बाय द एनी सॉल्वेंट और एनी सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ना इट्स कंपोनेंट्स। यहाँ पर लिख देते हैं, इफ अ बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन समझ रहे हैं जिसमें दो ही चीज़ है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इफ अ बाइनरी सॉल्यूशन कंटेन्स बोथ solute and solvent in the liquid form, then the partial pressure of a liquid is, partial pressure of liquid depends upon the mole fraction of components, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। मेरे कहने का मतलब उसमें दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिसका मोल फ्रैक्शन कम होगा उसका पार्शियल प्रेशर भी कम होगा। जो हम आपको अभी समझाएं कि अगर वाटर ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो वाटर का वेपर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और अगर अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो अल्कोहल का प्रेशर ज़्यादा लगेगा। यानी कि अगर दोनों का दोनों लिक्विड है तो ऐसा नहीं कि कोई एक ही वहाँ पे प्रेशर लगाएगा, दोनों प्रेशर लगाएगा, और जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। अब इसी से रिलेटेड है ना रॉल्स लॉ दिया गया है, इसी से रिलेटेड क्या दिया गया है, रॉल्स लॉ। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि रॉल्स लॉ क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछ देते हैं। रॉल्स लॉ अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रॉल्स लॉ हमेशा एग्जाम में पूछता रहता है ना। तो रॉल्स लॉ भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन, in which both the components are liquid, then the partial pressure of the liquid is directly proportional to its component, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंपोनेंट। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा सोल्यूशन, रॉल्स लॉ का सीधा सीधा कहना है कि अगर है ना किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन में दोनों का दोनों कंपोनेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अगर लिक्विड है ना, बोथ द कंपोनेंट्स आर लिक्विड, देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, देन उसमें से किसी एक जो लिक्विड है उसका जो प्रेशर होगा ना उसके अमाउंट पे डिपेंड करेगा, है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट का। जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होगा। जैसे अगर हम मान लें कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड के फॉर्म में डाले हैं, है ना, एक प्रेशर P1 लगा रहा है, दूसरा प्रेशर P2 लगा रहा है। मान लिया फर्स्ट ने प्रेशर लगाया P1, दूसरे ने प्रेशर लगाया कितना P2। अगर फर्स्ट का मोल फ्रैक्शन x1 है तो बताओ P1 किस पे डिपेंड करेगा, x1 पे, और दूसरा जो लिक्विड है उसका मोल फ्रैक्शन अगर x2 है तो P2 किस पे डिपेंड करेगा, x2 पे। या इसको हम अगर प्रोपोर्शनलिटी के
को हटा के इक्वलिटी के रूप में लिखें तो इसको लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू P01 इंटू X1, है ना। देख लीजिए फॉर्मूला मिल गया, P1 इक्वल टू P01 इंटू X1 और यहाँ पे P2 इक्वल टू हो जाएगा P02 इंटू X2। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे देखिए P1 क्या था, ये दोनों में अंतर समझिएगा। P1 है पार्शियल प्रेशर पहले गैस का, पहले लिक्विड का, और P2 है पार्शियल, दो को लिक्विड है इसमें, जैसे हमने बोला था वाटर और अल्कोहल। तो वाटर और अल्कोहल मिला करके सॉल्यूशन बनाया है। तो मान लिया कि अल्कोहल का पार्शियल प्रेशर P1 है और वाटर का पार्शियल प्रेशर P2 है। अल्कोहल का वेपर प्रेशर P01, ये देखिए इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर, इसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत सारा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर वेपर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर में क्या अंतर है। तो पार्शियल प्रेशर का मतलब हो गया कि जब ये दोनों को हम मिलाए तो यहाँ पे कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और अभी जस्ट आपको बताया है कि यहाँ जो टोटल प्रेशर लग रहा है वो सिर्फ वाटर की वजह से नहीं लग रहा है, ये अल्कोहल के वजह से भी लग रहा है। अल्कोहल और वाटर दोनों मिलकर यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं। तो अपना अल्कोहल का कितना यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। लेकिन ये वेपर प्रेशर क्या है, तो वेपर प्रेशर याद होगा, वेपर प्रेशर हम लोग निकालते हैं इक्विलिब्रियम के टाइम में, वो कांस्टेंट फिक्स होता है। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है एक डिफिनिट टेम्परेचर पे, वो नहीं बदलता है। लेकिन पार्शियल प्रेशर बदल जाएगा। ये तो फिक्स है, लेकिन ये P1 का वैल्यू बदल जाएगा, किसके बदलने से, X1 के वैल्यू बदलने से। ये अगर 25 डिग्री पे मान लिया आज निकल के आया 2 atm, कल भी आप 25 डिग्री पे उसका वेपर प्रेशर निकलेगा तो 2 atm ही आएगा। तो उसी तरह से बता रहे हैं कि ये तो कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है किसी भी लिक्विड का, लेकिन ये बदलते रहेगा अमाउंट बदलने की वजह से। तो यहाँ पे इसलिए हमने लिखा है P1 इक्वल टू P01 इंटू X1 और P2 इक्वल टू P02 इंटू X2। ये हो गया पहले लिक्विड का पार्शियल प्रेशर, ये हो गया दूसरे लिक्विड का पार्शियल प्रेशर। अब हमको यहाँ पे टोटल प्रेशर जो लग रहा है, अगर उसको हम मान लें P लग रहा है, मान लें टोटल प्रेशर, तो बताओ टोटल प्रेशर जो लग रहा है अगर P है तो बताओ P इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। तो यहाँ से हम लोग P1 और P2 का वैल्यू अगर रख दें, है ना, P1 और P2 का वैल्यू अगर हम लोग रख दें तो क्या होगा बताओ, P इक्वल टू हो जाएगा, देखिए P1 का वैल्यू कितना निकल के आया था, P01 इंटू X1 और P2 का वैल्यू कितना निकल के आया था, P02 इंटू X2। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P इक्वल टू P01 इंटू X1 प्लस P02। देखिए जी X2 को ऐसे हम लिख सकते हैं। आपको मालूम है ना, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, उसका सम ऑलवेज 1 के इक्वल होता है, पढ़े थे। अगर किसी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है तो दोनों का जो मोल फ्रैक्शन उसका सम 1 के बराबर होगा। 3 कंपोनेंट है तो तीनों का सम 1 के बराबर होता है, आपको सबको मालूम है। तो ये है पहले का मोल फ्रैक्शन, यह दूसरे का, दोनों का सम 1 के इक्वल होता है, देख लीजिए। तो यहाँ से अगर हम X2 का वैल्यू अगर निकालें तो कितना निकल के है, बोलिए 1 माइनस X1 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू वही पुट कर रहे हैं, तो P02 X2 को लिख सकते हैं 1 माइनस X1, या इसको और आगे बढ़ा देते हैं P01 X1 प्लस P02 माइनस P02 X1, है ना। यहाँ पे X1 को एक साथ कर देंगे तो P इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा P02 प्लस यहाँ हो गया P01 माइनस P02 इंटू X1। देख लीजिएगा एक्सप्रेशन ला करके खुद से। तो ये जो टोटल प्रेशर निकल के आया, ये क्या बतला रहा है कि अगर दोनों गैस का वेपर प्रेशर हमको मालूम है, अगर दोनों लिक्विड का वेपर प्रेशर हमको मालूम है, वेपर प्रेशर कहने का मतलब P01 और P02 अगर मालूम है, और दोनों गैस में से किसी एक गैस का भी अगर मोल फ्रैक्शन हमको अगर मालूम हो जाए तो वहाँ पे टोटल प्रेशर कितना लग रहा है ये हम मालूम कर सकते हैं इस फॉर्मूला के द्वारा। यही रॉल्स ने कहा था। रॉल्स ने कहा कि अगर किसी गैस का मोल फ्रैक्शन आपको मालूम है, अगर किसी लिक्विड का मोल फ्रैक्शन आपको मालूम है तो आप उसका पार्शियल प्रेशर आसानी से निकाल सकते हैं। अगर 2 कंपोनेंट है तो दोनों का
है ना, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसका पार्शियल प्रेशर भी आप बता सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा तो पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होगा, दैट इज़ कॉल्ड रॉल्ड्स लॉ। अब हम ये जो फॉर्मूला जो निकल के आया है इस पर एक हम न्यूमेरिकल देख लेंगे तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा जो थ्योरी आपको दिया गया है। तो न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। देखिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं अभी आपके सामने में। अभी हमने एक क्वेश्चन लिखा था यहाँ पे बुक से कि एक गैस है, ऐसा है, लिख देते हैं क्वेश्चन। A solution of chloroform, इसका नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म। हम लिख देते हैं ए सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, फार्मूला होता है CHCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन फार्मूला होता है CH2Cl2 have vapor pressure 200 and 400 mm of Hg respectively. If the amount of chloroform and dichloromethane are 11.95 gram and 8.5 gram respectively, then calculate the total pressure. बिल्कुल आराम से, मस्ती से इस क्वेश्चन को पहले बढ़िया से देखेंगे क्या कह रहा है, उसके बाद जब क्वेश्चन समझ में आएगा तो उसका सोल्यूशन करें। देखिए एक सोल्यूशन बनाया गया है ना, क्लोरोफॉर्म को डाइक्लोरोमीथेन में घुला करके सोलुबल बना के, और जब इसका वेपर प्रेशर, देखिए यहाँ पे दिया, हमने बोला था कि किसी भी लिक्विड का अपना एक वेपर प्रेशर होता है, तो यहाँ से ध्यान में देखेंगे क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर दिया हुआ 200 mm ऑफ Hg है ना, पारे का दाब, और डाइक्लोरोमीथेन का वेपर प्रेशर दिया हुआ 400 mm ऑफ Hg। ये यूनिट है mm ऑफ Hg, ATM, बार, बहुत सारा यूनिट होता है इसका। तो क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, डाइक्लोरोमीथेन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, और दोनों का अमाउंट भी दिया हुआ। देख लीजिए क्लोरोफॉर्म कितना ग्राम उसमें मिला हुआ है, 11.95 ग्राम, 11.95 ग्राम, और डाइक्लोरोमीथेन का मिला हुआ कितना, 8.5 ग्राम, 8.5 ग्राम मिला हुआ है। कह रहा है कि कैलकुलेट द टोटल प्रेशर। तो बताइए दोनों का प्रेशर बताइए कितना होगा। चलिए तो ऐसा करते हैं, हम सबसे पहले फॉर्मूला तो हमको मालूम है, P = P1 + P2 अभी जस्ट बताए थे। तो क्या क्या चीज़ दिया हुआ है वो हम पहले नोट कर लेते हैं। मान ली इसको मान लेते हैं P01 वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना दिया हुआ है जी, 200 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg ऐसे लिख देते शॉर्ट में। P02 दिया हुआ है हमारा 400 mm ऑफ Hg, ठीक है। ये हम अपने मन से क्वेश्चन ले लिए हैं, ठीक है, और क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि आपको जो थ्योरी बताया है अभी रॉल्स लॉ पर वो आपको क्लियर हो सके। तो क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर लिख दिए, डाइक्लोरोमीथेन का वेपर प्रेशर लिख दिए,
और हमको मोल फ्रैक्शन अब मालूम करना है, तो मोल फ्रैक्शन तभी मालूम होगा जब मोल मालूम हो। मोल्स क्या होता है, मान लीजिए N1 है, N1 है क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या। तो मोल इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। बताओ जी, क्लोरोफॉर्म का गिवन मास कितना दिया हुआ है, 11.95, और क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, ऐसे सबको ऐड करके निकालिएगा, देखिए 119.5 है। इसलिए हम उस टाइप का डाटा लिए ताकि कैलकुलेशन इजी वे में हो जाए। तो ये पूरा क्या होगा, 10 टाइम्स कैंसिल, ये हो गया 1/10। उसी तरह से N2 कहने का मतलब हो गया डाइक्लोरोमीथेन के मोलों की संख्या। मोल इक्वल टू गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। गिवन मास कितना है 8.5, इसका मोलर मास अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं, 35 दूना 70, 71 और 2 73 12 50, 85। इसलिए हमने बोला कि हम मिलता मतलब इस टाइप का डाटा लिया ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो। तो ये भी हो गया 1/10। चलिए, हमको तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकला, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालना, हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो अब यहाँ पे क्या निकाल देते हैं x1। x1 का मतलब हो गया पहले का मोल फ्रैक्शन। तो x1 इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, अपना मोल बाई टोटल मोल, N1 प्लस N2, है ना, N1 प्लस N2। N1 कितना है जी 1/10 बाई N2 कितना, सॉरी N1 हो गया 1/10 प्लस N2 भी है 1/10, देख लीजिए। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1/10 बाई, दोनों का ऐड करेंगे हो जाएगा 1/5, कैलकुलेट करेंगे 1/10 इंटू 5/1, यानी कि कितना आ गया 1/2। तो ये निकल गया पहले का मोल फ्रैक्शन। जब पहला का मोल फ्रैक्शन 1/2 आया है तो दूसरा का भी 1/2 ही आएगा। आप देख लीजिएगा कैलकुलेट करके। चलिए, तो अब हम यहाँ पे टोटल प्रेशर निकाल देते हैं। सबको मालूम है, अभी जस्ट बताया है, फार्मूला का यूज़ कर लीजिए, है ना। तो टोटल प्रेशर P इक्वल टू फार्मूला होता है, क्या बताया तो याद है, कोई भी लिख सकते हैं, P0 के फॉर्म में या P01 के फॉर्म में या P02 के फॉर्म में। तो फार्मूला निकल के आया था यहाँ पे P02 प्लस P01 माइनस P02 इंटू x1, यही फार्मूला अभी निकल के आया था। तो चलिए, हम उनको वैल्यू दिया हुआ है, बताओ P02 का वैल्यू कितना है 400 प्लस P01 का वैल्यू कितना है 200 माइनस 400 इंटू x1 का वैल्यू कितना निकल के है 1/2। कैलकुलेट करेंगे 400 प्लस, या माइनस हो जाएगा ना जी, माइनस 200 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल कीजिए, 100 हो जाएगा, यानी 400 माइनस 100 इक्वल टू कितना 300 mm ऑफ Hg, यानी कि उस पर जो टोटल प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है ना, टोटल प्रेशर वो लग रहा है कितना 300 mm ऑफ Hg। तो उस कंटेनर पर लगने वाला टोटल प्रेशर 300 mm ऑफ Hg हो गया। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देख लीजिएगा बढ़िया से कि दो हमने सब्सटेंस लिया है, क्लोरोफॉर्म, दूसरा डाइक्लोरोमीथेन, और दोनों का वेपर प्रेशर दिया हुआ था, दोनों का अमाउंट भी दिया हुआ था। तो हम लोग दोनों को कैलकुलेट करके टोटल प्रेशर कंटेनर का निकाल लिए। तो ये था कि हम लोग किस तरीके से, है ना, रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे। इसके बाद हम लोग को जो देखना है वो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलिए, इसको जल्दी से हम लोग समझ लेंगे। लोअरिंग, नाम से ही लग रहा है, लोअरिंग का मतलब होता है कम हो जाना, घट जाना। अब जब देखे होंगे कि जब कोई सब्सटेंस या लिक्विड जब उबलता है, खोलता है, बॉयल करता हुआ रहता है, और हम उसमें जा करके कोई सॉलिड सब्सटेंस जब डाल देते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, मतलब खोलना बंद हो जाता है थोड़ी देर के लिए। अब क्यों होता है, यहाँ पे हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। देखिए, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। जैसे अगर कोई यहाँ पे देखिए प्योर लिक्विड है जी, तो जब कोई प्योर लिक्विड को हम कंटेनर में रखेंगे तो उसके बाद इसको जब गर्म करते हैं तो क्या होता है ना कि पूरा का पूरा जो सरफेस वाला जो मॉलिक्यूल है ना, वो क्या होता है, वेपर बन के उड़ जाता है।
ना, वेपर बन के आराम से उड़ सकता है। ऐसे कर देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं, देख लीजिए, सब वेपर बन के यहाँ पे उड़ जाएगा। और उड़ जाएगा कहने का मतलब ये वेपर में बदल जाएगा, पहले लिक्विड था फिर वेपर में बदल जाएगा, क्योंकि ये प्योर है। लेकिन अगर कोई लिक्विड है और उसमें कोई दूसरा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सब्सटेंस अगर हम मिला दें, नॉन वोलेटाइल कहने का मतलब जैसे सिर्फ वाटर था, प्योर पानी था, और इस पानी में अगर हम चीनी डाल दें तो चीनी डालने से क्या होगा कि जो वाटर का जो सरफेस देख रहे थे, जो पहले एकदम फ्री था आराम से ऊपर जाने के लिए, है ना, अब क्या करेगा कि वाटर का जो शुगर जो है इसके सरफेस के ऊपर कहीं कहीं आकर के बैठ जाएगा, बीच बीच में घुस जाएगा। अब जितना आराम से सब जो पहले बाहर निकल जाता था, बीच में देखिए शुगर है, तो इधर नीचे वाला जो मॉलिक्यूल जब जाना चाहेगा तो क्या करेगा, रोक देगा, ऊपर जाने ही नहीं देगा। पहले पूरा सरफेस फ्री था, कोई भी मॉलिक्यूल वेपर के रूप में बाहर निकल सकता था, लेकिन जैसे ही हमने उसमें चीनी डाल दिया, शुगर डाल दिया या साल्ट डाल दिया, नमक डाल दिया, तो जो शुगर का मॉलिक्यूल है ना वाटर के सरफेस को ऐसे घेर लेता है, कहीं कहीं, सब जगह नहीं, कहीं कहीं, जिसकी वजह से जितना मॉलिक्यूल्स को हम वेपोराइज्ड होना चाहिए उतना मॉलिक्यूल वेपोराइज नहीं हो पाता है। इसलिए सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर वो पहले से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो बताइए वेपर प्रेशर कब कम होगा, जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सब्सटेंस हम इसमें ऐड करेंगे, है ना। नॉन वोलेटाइल कोई भी सॉल्यूट, चीनी हो, मतलब नमक हो, कोई भी चीज़ जब हम लोग वाटर में जब ऐड कर देते हैं ना, तो उसका वेपराइजेशन का जो प्रोसेस है थोड़ा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से जितना वेपर बनना चाहिए उतना वेपर नहीं बन पाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल solute is added in a pure solvent, then the vapor pressure of solution, अब तो सॉल्यूशन ना बन गया जी, जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला दिए तब क्या बन गया, सॉल्यूशन। then the vapor pressure of solution is डिक्रीज्ड, घट जाता है पहले से, डिक्रीज्ड, hence this phenomenon is called, क्या बोलिए, lowering of vapor pressure। मतलब जब किसी प्योर लिक्विड में कोई सॉल्यूट सब्सटेंस को, कैसा सॉल्यूट, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन वोलेटाइल, उड़ने वाला नहीं, इन्हें कि वो भी वेपर में बदल जाए तो फिर वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। जब किसी प्योर सॉल्यूट सब्सटेंस में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सब्सटेंस, जब किसी मतलब प्योर सॉल्वेंट में जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सब्सटेंस को हम लोग जब ऐड करते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर पहले से जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाता है, पहले से रिड्यूस कर जाता है, कम हो जाता है। इसी फिनोमेनन को हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं। और पता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का बहुत ज़्यादा यूज़ है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बहुत इसका एप्लीकेशन है, इसलिए इसको बढ़िया से एकदम समझ लेना है। और ये एकदम बिल्कुल आपके लाइफ से जुड़ा हुआ चीज़ है कि भाई जब दूध खोल रहा होता है, देखते हैं ना, जब दूध बॉयल कर रहा होता है उसमें हम जाकर अगर थोड़ा सा चीनी डालते हैं, देखते हैं बॉयल होना थोड़ा सा कम हो जाता है। तो कम क्यों हो जाता है, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर घट जाता है जितना, क्योंकि चीनी जो है ना क्या करता है, उसके सरफेस के ऊपर में चला जाता है, जो फ्री होकर के जो ऊपर जा रहा था, ऊपर से अगर कोई हम लोग को, मतलब हम लोग कहीं पे चढ़ रहे हैं, है ना, मान लिया कि छत पे चढ़ रहे हैं, ऊपर से कोई दबा रहा है, तो जितना तेज़ी से हम लोग जा रहे थे उतना तेज़ी से नहीं जा पाएंगे, तो क्या होगा, रुकावट आ जाता है। उसकी वजह से जो है ना सारा का सारा मॉलिक्यूल्स वेपर में जो सरफेस वाला वो नहीं बदल पाता है, इसलिए उसका वेपर प्रेशर पहले से घट जाता है। तो ये चीज़ हम इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से रिलेटेड एक फार्मूला है, हम उसको डिस्कस करेंगे, P0 - PS वाला। तो चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आप इस वीडियो को एकदम बिल्कुल एक बार में नहीं समझ में आए, 2 बार देखिए, जहाँ पे डाउट हो, है ना, क्वेश्चन हमसे ज़रूर पूछिए।